स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 11वीं का पहला लेसन, जो कि आप लोग जानते हैं, उसका नाम है समुच्चय। हाँ दोस्तों, समुच्चय को आप पहले से जानते हैं। 10th क्लास के स्टैंडर्ड में आप लोगों ने समुच्चय के बारे में पढ़ा है। हम अब तक इसके बारे में बेसिक नॉलेज रखते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने समुच्चय की कभी डेफिनेशन के बारे में सोचा? तो पहले हम बात कर लेते हैं। डेफिनेशन बताने से पहले मैं उसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने उदाहरण के रूप में रखना चाह रहा हूँ। हम अपनी डेली लाइफ में क्या देखते हैं, कई बार हम सेट का जिक्र करते हैं। सेट क्या चीज़ है? समुच्चय का ही अंग्रेजी रूपांतरण है। तो दैनिक जीवन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बहुत सारी कोई वस्तुएं होती हैं, वो एक सेट के रूप में यूज़ होती हैं। जैसे डिनर सेट, एक ऐसा सेट जो डिनर करने के काम में आए, या अदर बहुत सारे सेट, जैसे कक्षा 11th के मैथ के स्टूडेंट का सेट। तो आज हम बिल्कुल इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। समुच्चय की परिभाषा के बारे में अपने बात करें तो ये एक प्रकार का क्या होता है, कलेक्शन ही होता है। कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन जो कि बिल्कुल वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब, जिसको अपने हिंदी में कहना चाहें तो एक ऐसा संग्रह जिसको सुपरिभाषित किया गया हो, जो अपने आप में एक निश्चित नियम रखता हो, या उससे अपने ये चीज़ पता लगा सके कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट या कोई वस्तु उसमें है अथवा नहीं है। इस चीज़ का हमें पता चल सके। तो कैसे समझे इसको? जैसे हमने एक कक्षा 11वीं के साइंस के विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाया, या एक कलेक्शन किया, एक सेट बना दिया। अब उस सेट के अंदर हम जानते हैं कि उस सेट में सिर्फ कक्षा 11वीं के साइंस के विद्यार्थी ही रहेंगे। अब अगर कोई बाहर से आता है अपने विद्यालय के अंदर और अपने से पूछना चाहे कि ये जो आपने सेट बनाया है, यहाँ पे मैं वो एक सेट बना देता हूँ। जैसे ये मैंने एक सेट बना दिया, जैसे कक्षा 11वीं के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का संग्रह। ये मैंने एक ग्रुप बना दिया। अब जब भी कोई बाहर से अभिभावक या पेरेंट्स, जब भी कोई हमारे से या कोई अदरवाइज कोई भी पर्सन जब हमारे से ये पूछने के लिए आए कि आपने जो ये ग्रुप या सेट बना रखा है, उस ग्रुप के अंदर 11वीं क्लास का विज्ञान वर्ग का फला फला विद्यार्थी है अथवा नहीं है। तो देखो, हम इस बात को बड़े आसानी से कह सकते हैं कि वह विद्यार्थी कक्षा जो विज्ञान वर्ग का है वो इस ग्रुप में जरूर होगा। तो ये एक निश्चित हो गया कि हमने जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में
कक्षा 11वीं के विज्ञान वर्ग का वह विद्यार्थी हमें जरूर मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस ग्रुप के अंदर, अगर मान लो कोई हमें ये पूछे कि उस ग्रुप के अंदर कक्षा 12वीं का वाणिज्य वर्ग का विद्यार्थी उसमें मिलेगा, तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि उस ग्रुप के अंदर 12वीं का वाणिज्य वर्ग का विद्यार्थी नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल यही है समुच्चय का। जैसे हमने राजस्थान की नदियों का एक संग्रह तैयार किया। एक दूसरा एग्जांपल ले लो, सॉरी इसको थोड़ा मैं सही बना लूं। यहाँ पे हमने एक दूसरा संग्रह किया, राजस्थान की नदियों का संग्रह। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो हमने नदियों का संग्रह बनाया है, इसमें केवल और केवल राजस्थान की जो नदियां हैं वही होंगी, और कोई भी नदियां जो राजस्थान की नहीं है वह इस ग्रुप में नहीं आएंगी। तो एक तरह से ये क्या चीज़ है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। तो इसे ही हम समुच्चय कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हो। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसकी डेफिनेशन को। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, वस्तुओं पब्लिक व्यक्तियों, कुछ भी हो सकता है ना, वस्तुओं व्यक्तियों के समूह को, यहाँ समूह वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, संग्रह भी कर सकते हो, के समूह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। तो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन, जो कि हमें पहले से भी हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। बस इस पे अगर गौर नहीं किया हो पहले तो वो एक अलग बात है, लेकिन अब हमें इस पे बिल्कुल बारीकियों को पढ़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका समुच्चय है, ये आप लोग जो आगे पढ़ोगे, संबंध, रिलेशन, जो रिलेशन और संबंध, सॉरी संबंध और जो फंक्शन के टॉपिक हैं आगे वाले आपके, उसका ये बिल्कुल बेस है, क्योंकि इस सेट से ही आपका रिलेशन बनने वाला है और उन्हीं रिलेशन से ही आगे फंक्शन बनने वाले हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है ताकि हमें आगे बिल्कुल क्लियर रहे, किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। तो अब तक आप लोग समुच्चय के बारे में जान गए होंगे। समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित वस्तुओं के या व्यक्तियों के समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय के अंदर आपने देखें कि समुच्चय को जैसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। हमने कोई भी संग्रह कलेक्शन कर लिया, जैसे पहला काम तो होता है डेटा को कलेक्ट करना। हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, संग्रह बना लिया, उस संग्रह को अब हमें रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के जो समुच्चय के जो तरीके होते हैं वो हमारे पास दो तरीके हैं। अब दो तरीके कौन से, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका जो पहला तरीका होता है, पहला तरीका है रोस्टर रूप, या इसको अपने कह सकते हैं सूचीबद्ध।
सूचीबद्ध रूप। और दूसरा तरीका है इसका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो इसको इंग्लिश के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर रूप को आप रोस्टर रूप ही कह सकते हो, रोस्टर रूप या लिस्टेड रूप बोल सकते हो, रोस्टर फॉर्म। ये जो दोस्तों इंग्लिश के जो वर्ड आपके अभी मैं यहाँ साथ में इंक्लूड करता जा रहा हूँ, इनको आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा साथ में लिखना या इसको साथ में लेके चलना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब आप लोग बड़ी क्लासों के अंदर जाओगे तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ आपको ये इंग्लिश के जो वर्ड हैं यही मतलब समझने में ज़्यादा सहायता प्रदान करेंगे। क्योंकि आगे की जो आप बड़ी क्लासों में जाओगे, है ना, एमएससी वगैरह इसके अंदर जब करोगे तो वहाँ पे सारा का सारा जो आपका पेपर वगैरह जो आपके होने हैं वो इंग्लिश में ही होने हैं। इसलिए इन वर्डों को आप लोग अभी से ही साथ के साथ करते जाएं। ये बात मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं सिर्फ हिंदी वाली लैंग्वेज को ही लेके चलते हैं, इंग्लिश वाले वर्ड को वो ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे समुच्चय को प्रदर्शित करने के दो फॉर्मेट हो गए। एक हो गया रोस्टर रूप और दूसरा हो गया समुच्चय निर्माण रूप। अब बात आती है अपने पास कि जो हमने ये समुच्चय बनाया है, तो समुच्चय को मतलब किस प्रकार से उसको प्रदर्शित करना है। तो प्रदर्शित करने के लिए आपको ये बता दिया, लेकिन समुच्चय को जैसे ABCD के द्वारा लिखा जाता है। जैसे हमने ऊपर जो ये सेट बनाए, इसके सामने हम लिखते हैं, जैसे कोई भी ये आपने इसका नाम ले देते हैं, जैसे ये A सेट हो गया, आपका A सेट हो गया जो कि कक्षा 11वीं के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का संग्रह है। जैसे ये हमने कोई दूसरा सेट बना लिया, इसका नाम दे दिया B। तो सेट को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, अंग्रेजी के जो बड़े वाले अक्षर हैं, अल्फ़ाबेट कैपिटल ABCD जो भी आते हैं वो यूज करते हैं, और बाकी जो अपने इसके जो अंदर वाली चीज़ें होती हैं वो इसके एलिमेंट होते हैं, या इसको आप सदस्य कह सकते हो, एलिमेंट कह सकते हो, है ना। तो कुछ हमारे पास निर्धारित, जैसे आप लोग नंबर सिस्टम पे बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये अपने 10वीं में पढ़ा था, सॉरी, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। और इसको अपने कैसे लिखते थे, 1 2 3 4, ये ऐसे चलता जाता था, ठीक है। लेकिन इसी समुच्चय को, यानी कि जो नेचुरल नंबर का जो सेट है, ये नेचुरल प्रकृत संख्या कौन सी नेचुरल नंबर ही होती है। नेचुरल नंबर का जो सेट अब हम 11वीं क्लास में बात कर रहे हैं, उसको हम ऐसे लिखने के साथ साथ यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट जो है वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमारे पास 3 ब्रैकेट होते हैं, एक ब्रैकेट हमारे पास ये वाला, एक ब्रैकेट हमारे पास ये वाला, और एक ब्रैकेट हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये छोटा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट, और ये वर्ग ब्रैकेट है ना, या बड़ा ब्रैकेट इसको आप बोल सकते हो। तो ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट हमें समुच्चय के अंदर यूज करना है। ये वाले जो ब्रैकेट हैं, ये ब्रैकेट आप लोग आगे वाले जो
अपने लेसन आएंगे उसके अंदर अपने पढ़ेंगे। ये वाले ब्रैकेट अपने मैट्रिक्स के अंदर यूज़ करते हैं, है ना, और ये वाला भी आप वहाँ मैट्रिक्स और उसमें यूज़ कर सकते हो, है ना, सारणिक के अंदर। तो हमें एक ये बात निर्धारित होगी कि ये जो मझला ब्रैकेट हमें दे रखा है वो हमने इस समुच्चय के लिए काम में लेना है। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हमने लिख दिया कि ये 1 2 3 4 से लेके अनंत तक चलता है, इनफिनाइट तक, और इसका नाम जो है वो नाम इसका फिक्स है, इसको हम कैपिटल एन से जानते हैं, ठीक है, कैपिटल एन से। और दूसरा, जैसा आप लोग जानते होंगे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम अगर लिखना चाहें तो वो आपने जानते हैं कि जो होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम W से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ये जो अपने ये नंबर मैं जो लिख रहा हूँ ये एक तरह से हमारे पास स्टैंडर्ड सेट है ना, और इन स्टैंडर्ड सेट को प्रदर्शित करने के लिए ये जो सामने मैं नंबर लिख रहा हूँ, जैसे प्राकृत संख्याओं के लिए n और पूर्ण संख्याओं के लिए W, ठीक है, ये सारे के सारे जो नंबर अपने लिख रहे हैं इनको मतलब जो अपने नॉर्मल जो सेट मानते हैं, जैसे आपने यहाँ लिखा ये ए वाला सेट हमने मान लिया, कक्षा 11वीं के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का संग्रह ए मान लिया, ये राजस्थानी के नदियों का संग्रह बी मान लिया। यहाँ जो ए और बी लिखा है उससे थोड़ा अलग करने के लिए इनको क्या है, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जाता है, मतलब थोड़ा मोटा कर दिया जाता है, डार्क, ठीक है, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि ये जो एन और जो डब्ल्यू और ऐसे और भी आएंगे अपने पास, ठीक है, जेड आएगा जैसे, वो मतलब जो पहले से डिफाइंड सेट हैं उनकी बात हो रही है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि अपने जो ऊपर जनरली जो कोई भी सेट ABCD कोई मानते हैं वहाँ आप ऐसा भी सेट ले सकते हो कि n आप मान लो, इसको भी मान सकते हो, n आप मान लो, इसको मान लो, n मान लिया। अब इस n को इस नेचुरल नंबर वाले सेट से अलग दिखाने के लिए नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको थोड़ा सा डार्क करके लिखा जाता है। ये बात आप अपने बुक के अंदर भी देखोगे, इसको थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ आपको मिलेगा, तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम ये जैसे या आप इसको ऐसे डबल लाइन भी कर सकते हो, है ना, जैसे मान लो आपने ये जेड लिखा, इसको आप ऐसे करके ऐसे थोड़ा डबल लाइन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये हमने जेड लिखा, जेड क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, अपने जानते हैं कि जो प्लस वाले पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर विद जीरो इंक्लूड, ये तीनों चीज़ें हमारे पास हों तो वो जो पूर्णांक होते हैं, ठीक है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से आगे अनंत तक ये चलेगा। उसके बाद कौन से आते हैं अपने पास, जो पहले से निर्धारित हो रखे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और अपने ले सकते हैं, जैसे अगर आप सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों की बात करो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये जेड प्लस, तो इसमें आ जाएगा धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, धनात्मक ये पूर्णांकों का समुच्चय। धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, इसमें कौन कौन से आएंगे, प्लस वाले सारे आएंगे, ठीक है, प्लस वाले सारे आएंगे। तो इसमें अपने ले लेते हैं, जैसे
1 2 3, ऐसे ये सारे, ठीक है। ओके, इसी प्रकार से आप अगर ऋणात्मक पूर्णांकों का सेट लेना चाहो तो आप ऐसे ले सकते हो। सॉरी, ये तो पेन, ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, इसमें अब कौन कौन से आएंगे? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। एक बात आप लोगों ने ध्यान करी होगी दोस्तों कि यहाँ पे मैंने जीरो को ना तो धनात्मक वाले में ऐड किया है और ना ही ऋणात्मक वाले में ऐड किया है। इसका मतलब जीरो जो होता है वो एक तरह से नल नंबर होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और अपने बात करें जैसे स्टैंडर्ड सेट की, तो और अपने पास कौन से मिल सकते हैं इसके अलावा? जैसे अपने पास होता है जैसे एक क्यू होता है, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड करो, अगर आप लोग बता सकते हो तो। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो p/q फॉर्मेट में लिखी जा सके, जहां पे p तथा q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक हो, तथा साथ में क्या होना चाहिए? जो नीचे वाला q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो नंबर इसमें आएंगे, इसमें नॉर्मली कौन से नंबर आते हैं? ये बटे वाले नंबर आते हैं, जैसे अपने लिखते हैं 1/2, 1/3, है ना, कुछ भी, जैसे 2/5, इस प्रकार के नंबर आते हैं। या आप इसको पॉइंट वाले नंबर भी बोल सकते हो, जैसे 0.25, ऐसे कुछ भी, ठीक है, एंड सो ऑन, इस प्रकार के नंबर ये चलते आते हैं। तो ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जैसे अपने वास्तविक संख्याओं का, है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब वास्तविक संख्याएं कौन सी? इसको अपने r से लिखते हैं, रियल नंबर, है ना। रियल नंबर यानी कि आपने पहले भी शायद इस बात को महसूस किया हो कि नहीं किया हो कि हमारे पास जो गणित में हम संख्याएं पढ़ते आ रहे हैं उसमें से कुछ संख्याएं वास्तविक होती हैं और कुछ संख्याएं जो है वो काल्पनिक होती हैं। तो उसमें से कौन सी संख्याएं वास्तविक है और कौन सी संख्याएं काल्पनिक है, उसको हम आगे भी और अपने लेसन आएंगे उसमें बताएंगे, गहराई से बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मोटे तौर पे बता दूं कि अब तक जो आप लोग संख्याएं जानते हो वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याएं कैसी, या आप यूँ मान लो, अपने इससे पहले थोड़ा काल्पनिक संख्याएं देख लेते हैं, है ना। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं कि जैसे अपने यहाँ मैं काल्पनिक संख्याओं को बताना चाहूँ। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ये होती हैं जैसे अपने कई बार आप लोग अंडर रूट सॉल्व करते करते जैसे माइनस में डिजिट आ जाता है ना। ये माइनस में जो अंडर रूट के अंदर वाला चीज़ जैसे ही नेगेटिव बच जाती है तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। इनको हम जो अपने जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन होती है, जैसे ये 0, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3, इस वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर इन काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो ये तो अपनी बाद की बात। अब अभी अपने ऐसी संख्याएं पढ़ रहे हैं सेट के अंदर जो कि यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं, उनके बारे में अभी
मैं आपको बता रहा हूँ। तो काल्पनिक वाला एक बार इसको नेक्स्ट अपने क्लास में लेंगे जब ये टॉपिक आएगा। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो सारी संख्याएं जो आप लोग जानते हो वो वास्तविक ही हैं, है ना। ये ऊपर वाली सारी संख्याएं वास्तविक ही हैं। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं जो मतलब जिसको अपने लिखा जा सके, जैसे 0.1 2 5 कुछ भी आप ले सकते हो, है ना। 5 3/7 यानी जो संख्याएं आप उस नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हो वो सारी की सारी संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं ही हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जैसे इसके अंदर आप ऐसे अंडर रूट भी ले सकते हो, अंडर रूट 2 ले लिया, अंडर रूट 5 ले लिया। ठीक है, ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे इन ऊपर वालों में क्या नहीं है, इसमें अंडर रूट वाली जो संख्याएं हैं वो इंक्लूड नहीं है ना। और इसमें एक्स्ट्रा कौन सी ऐड होगी? अंडर रूट वाली जो संख्या है वो इंक्लूड होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखो कुछ वास्तविक या मतलब जो स्टैंडर्ड सेट जो थे जो कि पहले से डिसाइड हो रखे हैं उनके बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया। इनको बताने के बाद मेरा मकसद ये है, क्योंकि जैसे ही अपने सवाल में इनको पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये स्टैंडर्ड जो सेट होते हैं वो कौन से होते हैं, उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं। तो हमने इनको नंबरों को एक बार पढ़ लिया। अब देखते हैं, आपको शुरुआत में मैंने जिक्र किया था समुच्चय के मतलब प्रदर्शित करने के टाइप के बारे में। तो जैसे पहला टाइप आपको मैंने बताया था रोस्टर रूप, है ना, रोस्टर रूप। ये आ गया रोस्टर रूप। लेकिन इसको भी एक बार आपको बताने से पहले ना कुछ कंफ्यूजन आपको सेट के बारे में और हो सकती है, उनको पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास ऐसे और भी आएंगे, जैसे मान लो कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं हैं, मतलब कौन सी जो अपने कलेक्शन किया है वो कौन सा कलेक्शन समुच्चय कहलाएगा और कौन सा कलेक्शन जो है वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। पहले इसी पे थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। देखो, समुच्चय होने के लिए अपने पास क्या चीज जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है। अब समुच्चय होने के लिए हमारे पास पहला वर्ड आता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित, ये अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। ये जो वर्ड है ये होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये चीज नहीं होगी, सुपरिभाषित नहीं होगा, वैसा ही कोई जनरल कलेक्शन होगा। सामान्य जो कलेक्शन आप मान सकते हो उसको सामान्य कलेक्शन होगा कोई भी, ये जो समुच्चय नहीं होगा। और जो समुच्चय होगा वो क्या होगा? सुपरिभाषित होगा, यानी कि वेल डिफाइंड होगा। अब जैसे मैं बात करूं कि आप लोग मैच देखते हो, अगर आप लोगों को ये बोला जाए कि कोई 5 बेस्ट बल्लेबाज का एक समुच्चय बनाओ, भारत के, चलो ये ले, भारत के 5 बेस्ट बल्लेबाजों का समुच्चय बनाओ, तो उसमें देखो क्या होगा कि आप अपने तरफ से 5 बेस्ट बल्लेबाजों का जो सेट बनाओगे उसमें आप अपने हिसाब से 5 नाम लिखोगे। कोई दूसरा 5 बेस्ट बल्लेबाज का समुच्चय बनाएगा तो उसको हो सकता है जो आपको पसंद है वो उसको पसंद ना हो,
वो अपने हिसाब से कोई और 5 बेस्ट बल्लेबाजों के नाम आपको दे देगा। तो देखो हमारे पास सेट तो बन गए, आपने हमें सेट बना दिया और उन्होंने सेट बना दिया, लेकिन क्या वो दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, सुपरिभाषित हैं? तो वो बिल्कुल सुपरिभाषित नहीं होंगे। इसका रीजन क्या हुआ कि हमने जो यानी कि जो सेट बनाना था बेस्ट बल्लेबाज के चुनाव का, तो उसमें हमारे पास ये चीज़ नहीं है कि बेस्ट अब किसको बेस्ट माना जाए, है ना। कोई मान लो बेस्ट बल्लेबाज को कोई जो छक्के चौके मारता है कोई उसको बढ़िया मानता है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो काफ़ी लंबी पारी खेलता है उसको बेस्ट बल्लेबाज मानता है। तो यहाँ पे देखो बेस्ट बल्लेबाज का चुनाव करने के लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ हो गई, है ना। तो ये चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है, हमें इसे ही ध्यान में रखना दोस्तों कि जैसे ही हमें सेट जो मिलता है, क्या जो हमें चुनाव करना है, हम जो मतलब लिस्ट बनाएंगे, समुच्चय का संग्रह करेंगे, वही लिस्ट अगर कोई दूसरा आदमी भी बनाए या कहीं और देश के किसी भी कोने से उसको बनाया जाए, तो क्या वो चीज़ और हमारे द्वारा बनाई गई जो संग्रह है वो दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? एक ही चीज़ होनी चाहिए वो। जैसे हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात करते हैं, तो चाहे आप यहाँ गढ़साना में गंगानगर में बैठ करके प्राकृत संख्याओं का सेट बना लो, चाहे आप विदेश में जाकर के नेचुरल नंबर्स या सेट उसका सेट बना लो, तो वो आपको सेम ही मिलेगा क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। तो इसी बात को हमें ध्यान में रखना है। वेल डिफाइंड का मतलब बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। आप उसको ये मान सकते हो कि वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब वो तथ्यात्मक होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। और जो सेट नहीं होगा वो क्या होगा? वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। वो यानी कि जो सेट बना रहा है उसके विचारों को प्रभावित करेगा। इस सब्जेक्टिव का मतलब वो ये विषयात्मक हो गया ना। विषयात्मक हो, मान लो मेरा इंटरेस्ट या मेरा जो है वो जो मैं ग्रुप बना रहा हूँ उसमें मेरा इंटरेस्ट के हिसाब से मैं कुछ अलग बना रहा हूँ कलेक्शन, और कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो कलेक्शन अलग बना रहा है। तो अगर अलग अलग चीज़ होगी जिसमें दो अलग अलग आदमी उस सेट को बनाते हैं तो वो सेम नहीं बन रहे हैं, उसका मतलब वो समुच्चय नहीं है। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर जो पार्ट दे रखे हैं वो इसी चीज़ को अच्छी तरह से मतलब आपके दिमाग में बिठाने के लिए और उसकी जांच परख करने के लिए वो दिए गए हैं। तो अपने जैसे उन सवालों को करेंगे तो वहाँ हमें समझ में आ जाएगा, है ना। अब मैं आपको इसके उसके बारे में बताता हूँ। इसके जो फॉर्म है, दो फॉर्म जो है ना उसके बारे में बताता। पहला फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर कई बार ऐसा हो जाता है कि ये रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म है, ये हो सकता है कि आपके दिमाग में पहली बार है तो हो सकता है ये एक दूसरे के साथ मिक्स भी हो सकते हैं, है ना। रोस्टर वाले में कहीं आप सेट बिल्डर फॉर्म बना के आ जाओ और सेट बिल्डर फॉर्म में कहीं रोस्टर वाला बना दो। तो रोस्टर को आप एक दूसरे नाम से और याद रख लो। रोस्टर का मतलब सूचीबद्ध, हमें लिस्ट बनानी है पूरी, ठीक है, सूचीबद्ध रूप। अब इसमें क्या करना होता है, जैसे हमें प्राकृत संख्याओं का या मुझे मान लो एक समुच्चय बनाना है जो कि मैं यहाँ लिख दूँ, मैं एक यहाँ लिख देता हूँ कि 5 से
कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अगर मुझे बना करके लिख करके दिखाना है तो कैसे लिखूंगा मैं उसको? मैं लिखूंगा, मान लो कोई भी मैंने यहाँ पे 5 से कम वाली में प्रदर्शित, मैं उसको कोई भी सेट मान लेता हूँ, जैसे मैंने ये सेट मान लिया। अब इसको लिखने के लिए पहले तो मुझे मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो 5 से कम प्राकृत संख्या अपने जानते हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 2 3 4, ये 4 तक आएंगे, समझ गए? 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 2 3 4 ये हमने जो लिस्ट बना दी, यानी कि इस सेट के अंदर क्या किया, जितने भी इसके एलिमेंट थे उन सारों को लिस्टेड कर दिया, यानी कि उसको रोस्टर रूप में लिख दिया। तो इसी को ही अपने रोस्टर रूप या सूचीबद्ध रूप कहते हैं। अब अगर हमें इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख के दिखाना हो, दूसरा फॉर्मेट कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, या समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप में मेरे को यही सेट दिखाना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? जैसे ये लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे जैसे कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं, जैसे अपने एक्स वाई जेड मानते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक्स मान लिया। अब एक्स मानने के बाद यहाँ पे ऐसे 2 बिंदी लगाते हैं, ठीक है। ये 2 बिंदी लगाने का मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पे एक्स माना है उस एक्स को आगे डिफाइन कर रहा है कि ये एक्स किस प्रकार का होगा। इसको अपने वैसे कॉलन बोलते हैं, है ना, इस निशान को जनरल इंग्लिश की भाषा में अपने कॉलन बोलते हैं, लेकिन यहाँ अपने सेट के अंदर या गणित के अंदर इसको अपने समुच्चय के रूप में, यानी कि इसको पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं? सच दैट, ये इसका उच्चारण होता है। अब एक्स, सच दैट एक्स, यानी कि एक्स जो है वो इस प्रकार से है कि कैसा है एक्स? एक्स जो है वो अपने ऐसे लिख सकते हैं कि ये लेस देन है 5 से, 5 से क्या है? छोटा है। और एक्स किससे बिलोंग करता है? एक्स बिलोंग करता है एन से, नेचुरल नंबर से। अब इस फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है। यहाँ पे आपके पास एक ये निशान हो रहा है नया, हालांकि आपके 10वीं में भी आया होगा, लेकिन ये निशान और आ गया, ठीक है। इस निशान को पढ़ते हैं अपने बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू, यानी मतलब एक्स का संबंध है एन से। ये एक्स जो है वो एन से संबंधित है, ठीक है। इसका मतलब ये एक्स बिलोंग्स टू एन। तो देखो हमने इसी बात को, ये जो यहाँ पे लिखा था रोस्टर फॉर्म में, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख दिया कि ए इक्वल टू एक्स कोलन, यानी कि एक्स सच दैट इस प्रकार से कि एक्स का मान 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, और जो एक्स है वो आपका नेचुरल नंबर में से ही लिया गया है। अब नेचुरल नंबर में लिया गया है, 5 से छोटा है, तो इसका मतलब वो कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं हो सकता। तो ये वही बात प्रदर्शित करता है। बस यही चीज़ है, रोस्टर रूप में अपने ऊपर लिख दिया, यहाँ लिख दिया, और समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिख दिया। अब जरूरी नहीं है कि जो आपने समुच्चय निर्माण रूप में यहाँ लिखा है इसको ऐसे ही लिखा जाए, इसको और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैंने लिख दिया y कोलन x का जो मान है मैं कह दूं कि 1 greater than and equal to and less than equal to 4 और x belongs to n।
अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने x को कैसा डिवाइन कर दिया, यहाँ लिख दिया कि 1 के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और x का मान 4 के बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है। अब यहाँ ये चीज़ लिखने के बजाय मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे मैंने अगर y लिया है तो मुझे यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, y लेना पड़ेगा। मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा y और ये y, ठीक है। तो आप इसको y के रूप में लिख सकते हो। ये वाले जो कंडीशन है वो कंडीशन आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन वैसी चेंज करनी है जो यहाँ पे शूट बैठे, है ना। तो ये दो फॉर्मेट हो गए, और यहाँ पे हमने समुच्चय के बारे में जो है मेन चीज़ है वो आपको बता दी है। और दोस्तों अपने इसके बाद जैसे एक कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मुझे एक सेट बनाना है जिसको दोनों फॉर्मेट में लिख के दिखाना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय मुझे बनाना है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जो आपके स्वर या जो अल्फ़ाबेट होते हैं, हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आप लोग जानते हो। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अल्फ़ाबेट हमारे पास होते हैं। अब मुझे अगर इसको दिखाना है रोस्टर रूप में, तो रोस्टर रूप में दिखाने के लिए मैं इनको नॉर्मल से कोई भी नाम दे दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे डी दे दिया, मान लो ए, ई, आई, ओ, यू, ऐसे लिख दिया। ये जो अंदर इसके आ रहे हैं इन सारों को अपने क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं, या सदस्य कह सकते हो इनको, है ना। सदस्य, एलिमेंट, तत्व, ये सारे के सारे प्रवचय, मतलब इन सारों के यही नाम है, ठीक है। इनके आप ये नाम है सारों के। ये हमने इनको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। और अगर मैं इसी को इधर लिखना चाहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, या उसमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहूँ, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँ। यही कि मान लो सेट कोई बी है, इसमें मान लो एक्स कोई एलिमेंट है, और वो एक्स कैसा है, एक्स बिलोंग्स टू, या एक्स इज वोवल, या अंग्रेजी में ना लिखना तो हिंदी में लिख लो, एक्स, जहाँ एक्स क्या है अपने ये लिख देंगे, एक्स जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ये बात हमने यहाँ लिख दी। अच्छा, हो सकता है ये चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है वो आप लोगों को दिखाई ना दे, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। हो सकता है यहाँ पे मेरी फोटो आने की वजह से आपको ना दिखाई दे, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो आ गया समझ में। इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ कर, तो ये आपका हो गया। समझ गए। समुच्चय लिखते समय दोस्तों एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि जैसे हमें स्कूल, हमारे पास एक वर्ड है, इस स्कूल वर्ड के जो अंदर जो अक्षर आ रहे हैं उसका हमें समुच्चय बनाना है। तो समुच्चय बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके जो भी लेटर आ रहे हैं उसका सेट बनाएंगे। क्या आप लोगों ने एक बात यहाँ पे नोटिस की कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही ओ को यूज किया। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही।
आपने सही सोचा कि यहाँ पे सिर्फ ओ जो है वो एक बार ही आएगा, 2 बार कोई भी जो एलिमेंट है चाहे वो कितनी बार ही रिपीट हुआ हो, हमें उसका कलेक्शन करते समय या सेट बनाते समय उसे एक बार ही लिखना है। ये चीज़ हमें खास तौर से याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली अपने पास आ गई है दोस्तों। अब देखो इस प्रश्नावली के अंदर हमें ये पहला क्वेश्चन ही दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य हमें बताना है। कि पहला दिया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब देखो वर्ष के अंदर जे से शुरू होने वाले जो मंथ हैं वो कौन कौन से हैं, उसका हम अगर सेट बनाएंगे तो जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, जनवरी जून जुलाई, बस ये हमारे पास 3 महीने ही आए, है ना। तो अब इसको देखो आप, इसका कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठा हुआ जब कलेक्शन ये सेट बनाएगा तो उसको ये 3 नाम ही मिलेंगे, इसके अलावा कोई और नाम नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से बिल्कुल वेल डिफाइंड है। तो ये हमारे पास समुच्चय होगा, क्योंकि क्या है ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं कोई और महीने के नाम लिख दूंगा, आप लोग किसी और महीने का नाम लिख दोगे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आता है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखो ये बिल्कुल डाउटफुल है, ये सारा का सारा सब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब प्रतिभाशाली कौन से लेखक प्रतिभाशाली हैं, इसका कोई क्राइटेरिया थोड़ी है ना। मुझे कोई और लेखक पसंद होंगे, किसी दूसरे आदमी को जो ग्रुप सेट बनाएगा उसको कोई और लगेंगे। तो ये हमारे पास समुच्चय की कैटेगरी में नहीं आता। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सर्वश्रेष्ठ ये वर्ड जो है ये भी अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी समुच्चय नहीं है। उसके बाद है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है, जो आपकी क्लास है उसके जितने भी सारे बालक हैं उसका संग्रह बिल्कुल वेल डिफाइंड है कि वो तो जो कक्षा होगी उसके जो लड़के हैं वो तो वही रहेंगे। चाहे उन लड़कों को मैं आके कलेक्ट करके संग्रह बनाऊं, चाहे कोई और आके कलेक्ट करके संग्रह बनाए, तो वो समुच्चय की कैटेगरी में ही आएगा और समुच्चय ही होगा। उसके बाद अगला है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम सारी प्राकृत संख्याएं अपने जानते हैं कौन कौन सी है प्राकृत संख्याएं, क्योंकि अपने जानते हैं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 चलते 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 100 से कम 99 तक आ जाएंगी। तो ये भी बिल्कुल वेल डिफाइंड है, तो इसे भी हम समुच्चय की कैटेगरी में ही रखेंगे। अब अगला आगे जो है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। बिल्कुल ये भी संग्रह ही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेखक है प्रेमचंद, ये फिक्स हो गया है। अगर वो कहते कि सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों का संग्रह सीधा ही, तो इसका मतलब वो फिक्स नहीं थे, वो किसी के भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे फिक्स हो गया कि लेखक प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यास का संग्रह है उसके जो अपने लिस्ट बनाएंगे या संग्रह कलेक्ट करेंगे वो समुच्चय आएगा, क्योंकि वो फिक्स होगा चाहे उसको कोई भी कलेक्ट करे। उसके बाद आगे दोस्तों सभी सम
पूर्णांकों का संग्रह। जितने भी हमारे पास इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, उसमें से हमें कौन कौन से लेने हैं? इंटीजर देखो हमारे पास कौन कौन से हैं, प्लस माइनस वाले सारे हैं, है ना। ये कह रहा है सभी सम पूर्णांकों का योगफल, यानी कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो वाले हमें लेने हैं। तो ये भी समुच्चय ही है, ठीक है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संज्ञा देखो, एक्सरसाइज 1.1 दे रखी है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारों का जो कलेक्शन करेंगे अपने, तो वो भी वेल डिफाइंड है, तो इसको भी हम समुच्चय ही कहेंगे, है ना। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि प्रश्नावली 1.1 के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें कोई और प्रश्नावली का क्वेश्चन नहीं हो सकता, है ना। तो ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है, ये समुच्चय ही है। उसके बाद अगला जाता है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखो खतरनाक जानवर कौन से होते हैं? खतरनाक जानवर की कोई सुपरिभाषित संज्ञा हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो, किसी को किसी जानवर से खतरा महसूस होता है, किसी को एक छोटी सी छिपकली से भी डर लगता है ना। किसी को शेर से डर लगता है, तो किसी को गधे से डर लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खतरनाक जानवर की कैटेगरी को अपने डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये भी क्या हुआ? ये समुच्चय की श्रेणी में नहीं आता। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने कौन कौन से समुच्चय हैं, कौन कौन से समुच्चय नहीं हैं, ये आपके सारे सामने हमने कर दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दूँ। चलो, ये आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें दे रखा है, मान लीजिए कि ये हमारे सेट दे दिया, ये हमें सेट दे दिया 1 2 3 4 5 और 6, है ना। अब इसमें ये हमें 2 निशान बता रहा है। ये निशान आपको मैंने इसके बारे में जिक्र कर दिया था, इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है, और इस निशान का मतलब नॉट बिलोंग्स टू होता है। मतलब जैसे हम कहना चाहें कि 4 जो है वो इसमें बिलोंग करता है। जैसे इसी पहले सवाल को ले लो, इस पहले सवाल को अगर अपने लेके चले हैं तो पहले सवाल में देखें, ये 5 बिलोंग करता है ए के साथ, ये आएगा। क्योंकि ये जो 5 है, ये 5 हमारे पास ये रहा, 5 बिलोंग करता है ए के साथ, तो हम बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। अब दूसरा क्या है? दूसरा हमें दे रखा है कि 8, देखो 8 ए के अंदर कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हम ये लिखेंगे कि 8 जो है वो नोट बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं नोट बिलोंग्स टू, नोट बिलोंग, है ना, ये लिखेंगे। तो बाकी को मैं यहीं भर दूं। तो ये देखो 0 ए से बिलोंग करता है, ये नहीं करता बिलोंग। 4 ए से बिलोंग करता है, 4 ए से बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। और 2 ए से बिलोंग करता है, 2 ए से बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। उसके बाद अपने नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। ये देखो 10 बिलोंग करता है, 10 बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ।
अपने नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देख रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में हमें लिखना है। अब रोस्टर रूप में लिखना है यानी कि इसकी हमें लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट बनाने के लिए हम ले लेते हैं अपना पेन, और ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ हमें सेट दे रखा है ए। ये कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, x हमारे पास एक पूर्णांक है और x का मान जो है वो -3 से ग्रेटर देन और 7 से क्या है, छोटा है। यहाँ आप देख सकते हो इसको, ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x जो है ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, यानी कि -3 से बड़ा और 7 से छोटा मान हमें इस ए सेट के अंदर रखना है। तो ए सेट के अंदर हम रख लेते हैं। यहाँ हमारे पास रख के देखेंगे तो क्या आने वाला है हमारे पास। अब इसको रखने से पहले आप नंबर लाइन बना के देख सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 और -4 ऐसे चलते जाएंगे। अब -3 से बड़ा, -3 से बड़ा हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ से लेके, और ये 7 से छोटा 6, यानी कि यहाँ तक आएगा। ये सारे मान आएंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो दूसरा आ गया अपने पास, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि B हमारे पास सेट है, B हमारे पास सेट है, आप इसको यहाँ देख सकते हो। x सच दैट इस प्रकार से कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। इसका मतलब ये होने वाला है, सॉरी थोड़ा सा पेन चेंज हो गया, 6 से कम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या अपने को पता है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 से कम लेनी है तो इतनी आएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड सवाल अपना आ गया। थर्ड सवाल में दे रहा है x सच दैट x, यानी कि जो x है वो इस प्रकार से है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब 2 अंकों की संख्या है अपने पास, 2 अंकों की संख्या का मतलब जैसे हमारे पास ये 1 और 7 17 हो गया, ऐसे है। अब इसका जोड़ करें तो अपने पास 8 बन रहा है, जैसे 1 + 7 कर रहे हैं तो 8 बन रहा है ना, ये 8 बन रहा है। इस प्रकार से वो कह रहा है कि 8 अंकों का जोड़ 8 होना चाहिए। और वैसी संख्याएं आप दिमाग लगा करके लिख सकते हो, है ना, जिन 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो सारी 2 अंकों की संख्या अपने जानते हैं कि 10 से स्टार्ट होके 99 तक होती हैं। जैसे एक तो यही होगी 1 7। अब दूसरी अगर अपने लेना चाहें तो इसको उल्टी भी कर सकते हैं, 7 1 भी हो सकती है, और 2 करूं तो इधर 6 लिखना पड़ेगा, 26 भी हो सकती है। इसका उल्टा 62 भी हो सकती है, ठीक है। और अपने देखें तो अगर मैं 3 करूं तो 3 5 हो सकती है, और इसका उल्टा 53 भी हो सकती है, और 44 भी कर सकता हूँ। और 44 का उल्टा नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि 44 एक बार ही आएगा, उल्टा कर दिया तो वो 44 ही देगा, है ना, क्योंकि हमें समुच्चय के अंदर
संख्या को एक बार ही रखनी होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उसके अलावा और आप लगाओ दिमाग, और क्या आ सकता है। 5 3 तो पहले आ चुकी, बस इतनी संख्या आएंगी इसमें, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है डी। हमारे पास एक ऐसा सेट है कि जहाँ पे x अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, मतलब ऐसी अभाज्य संख्या जिसका 60 में भाग जाना चाहिए। अब 60, पहले तो अपने को अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं ये हमें पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या अपने जानते हैं कि 2 से स्टार्ट होने वाली होती है ना। 2 मतलब ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल यानी कि खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, यानी कि एक का भाग तो देखो सारी संख्याओं में जाता ही है, तो इसका मतलब केवल खुद का ही भाग जाए, ये मान लो आप। एक का तो सब में जाता ही है, एक का तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा खुद का ही भाग जाए, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाए, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे 2 क्या है, अभाज्य संख्या की, क्योंकि 2 के अंदर 2 का ही भाग जाता है, एक का तो जाना ही है, उसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। अब 2 के बाद नेक्स्ट अगली अभाज्य संख्या हमारे पास वैसे तो 3 है, अभाज्य संख्या के हिसाब से देखें तो 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं आ सकती क्योंकि 60 में ना, तो 3 आ जाएगी क्योंकि 3 का भाग भी 60 में जाता है। उसके बाद फिर बात करें 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 आ जाएगी, 5 अभाज्य संख्या है। 5 के बाद फिर 7 नहीं आएगी क्योंकि 7 का भाग 60 में नहीं जाता इसलिए, ठीक है, 7 नहीं आएगी। 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है लेकिन भाग नहीं जा रहा, तो 11 के बाद 13 भाग नहीं जा रहा, और 13 के बाद फिर आ गई 17 के बाद 19 के बाद 23, और भी ऐसे बहुत सारी संख्या आती जाएंगी, लेकिन इसमें सिर्फ यही संख्याएं आएंगी, है ना। क्या आएगा, यही संख्या आएंगी, और इसमें अभाज्य संख्या हाँ इतनी आएंगी। अगर आपको ऐसे पता नहीं लगे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो 60 है ना, उस 60 के आप फैक्टर कर सकते हो, ऐसे टुकड़े का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। गुणनखंड करेंगे तो अपने पास ऐसे आ जाएगा। ये तो अपने करते आई हैं दूसरी तीसरी क्लास से ही, है ना। 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। देखो इसके अंदर कौन कौन से आ गया है, अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 5 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 को मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 1 जो है वो अभाज्य संख्या, ना तो वो अभाज्य संख्या होता है ना ही वो भाज्य संख्या होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए 2 जनों का भाग जाना जरूरी होता है, एक तो खुद का और एक का। 1 के मामले में क्योंकि वो खुद भी 1 है और भाग भी 1 का जाना है, तो वो मतलब 2 जने नहीं बढ़ पाते, इसलिए 1 को ना तो भाज्य रखा है नहीं है भाज्य रखा है। इसलिए अब यहाँ कौन कौन से आने वाले थे, 2 3 5, तो 2 3 5 ही हमारे पास आ गए। चलो मैं इसको हटा के जगह बना लेता हूँ। अब उसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास ई आ गया। ट्रिग्नोमेट्री के अपने लिखेंगे तो देखो टी आ गया, आर आ गया, आई आ गया, कोमा जी आ गया, कोमा ओ आ गया,
कोमा एन आ गया। अब ओ पहले आ चुका इसलिए नहीं आएगा, एम आ जाएगा, ई आ जाएगा, फिर टी पहले आ चुका अब नहीं आएगा, आर पहले आ चुका अब नहीं आएगा, और वाई आ जाएगा। तो देखो टी आर आई जी ओ एम एन ओ एम ई और वाई, ये बन जाएंगे। यानी कि इसके अंदर हमें ये देखना है कि ये जो अक्षर आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उसमें रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीट कौन कौन से हो गए, जैसे ये ओ एक बार आ गया तो ये नहीं आएगा। अब इसमें टी पहले आ गया तो ये नहीं इंक्लूड करना, और आर आ गया तो ये आर नहीं इंक्लूड करना। तो 1 2 और कौन सा कोई कॉमन तो नहीं बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया? इस प्रकार से अपने लिख लेते हैं। अब उसके बाद अगला आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, एफ बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, बेटर के आप निकाल सकते हो। इसमें क्या क्या आएगा, एफ के अंदर बी आएगा, कोमा ई आएगा, टी आएगा, और टी और ई आ चुका, अब आर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। इनको अपने को समुच्चय, यानी कि हमें दे रखा है, ये रोस्ट रूप हमें दे रखा है और समुच्चय निर्माण रूप हमें बना करके लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देख सकते हैं, देखो थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगा के देखो तो पहला स्टेप आपको 3 दिया है, फिर जस्ट इसका डबल करके 6 दिया है, फिर उसका 3 गुना करके 9 दिया है, फिर 4 गुना करके 12 दिया है। यानी कि हो क्या रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ से आगे जाने में 3 का मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ से और आगे जाने में 4 का मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं, इसको इधर लिखें तो यहाँ ऐसे इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, 3 6 9 12 ये हमारे पास लिखा हुआ है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेट के अंदर कि हमारे पास x होगा, x सच दैट इस प्रकार से कि x की जगह हम, यानी कि क्या हो रहा है, ये 3x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3x। ठीक है, 3x, क्योंकि जब x का मान अपना 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12 आएगा। जहाँ पे जो x है वो कैसा है, अब यहाँ पे आप x को डिफाइन कर दो कि x जो है लेस देन 5 से छोटा है, और x बिलोंग करता है n के साथ। समझ गए दोस्तों? यानी कि मेरे पास मैंने एक सेट बना दिया, उसको लिख दिया कि वो 3x है। अब 3x है तो x का मान कहाँ से आएगा, x का मान आएगा, मैंने लिख दिया कि x जो है वो 5 से छोटा है। अब 5 से छोटा है तो 5 से छोटे तो वैसे तो बहुत सारे नंबर होते हैं, है ना, 4 3 2 1 0 -1 -2 माइनस वाले सारे छोटे हैं, लेकिन x को मैंने बाउंड कर दिया कि x कहाँ से ले सकते हैं, x जो है वो नेचुरल नंबर से ही ले सकते हैं। तो नेचुरल नंबर से लेंगे
तो हमारे पास x के कौन कौन से मान आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब ये वैल्यू हम इस 3x के अंदर रखेंगे, यहाँ रखेंगे, 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 3। जब ये 2 रखेंगे x की जगह तो मिलेगा 6, 3 रखेंगे तो मिलेगा 9 और 4 रखेंगे तो मिलेगा 12। ये सारे के सारे एलिमेंट हमें यहाँ मिल जाएंगे। समझ गए? तो इस प्रकार से हमें ये इसका समुच्चय निर्माण रूप में ये लाइन लिख दी। अब जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे ही लिखो, आप हो सकता है इसको किसी अदर वे में भी लिख सकते हो। अदर में जैसे कैसे, यहाँ पे आप y लगा सकते हो, यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया, या ऐसे 3n लगा सकते हो, 3n लिख दिया। अब n को डिफाइन कर दिया कि n को भी डिफाइन करने का तरीका भी आपका अलग हो सकता है। आप ऐसे लिख सकते हो कि n जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 या यूँ मान लो ग्रेटर देन 0 के बजाय 1 ले लो, जैसे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, जहाँ पे n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के n से। अब इन दोनों में से आप कोई सा भी लिख के आ सकते हो। समझ गए? यानी कि एक तरह का क्या हो गया, अथवा हो गया। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से, आपके जो दिमाग में आ रहा है उस हिसाब से आप लिख सकते हो। अब जैसे इसका दूसरा सवाल आ गया, दूसरे सवाल में आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आ रहा है 2, यहाँ डबल हो गया इसका 4, फिर यहाँ पे 3 गुना होता तो या 6 होता, लेकिन 3 गुना नहीं हुआ, ये 8 हो गया। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में तो नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है तो फिर ये क्या है, ये अपने पास है, मैं आपको बता दूं, ये अपने को इस प्रकार से दिया है 2, 4, 8, 16 और 32। सॉरी, मुझे यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज करना है, आप लोग भी इस बात को ध्यान रखें, करली ब्रैकेट यूज करना, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ एक्चुअल में ये हो रहा है 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 5 है। यानी कि यहाँ पे जो घात है 2 की वो बढ़ती जा रही है। समझ गए? तो ऐसे अब मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। अब मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ आएगा समुच्चय निर्माण रूप में, वो मैंने लिख दिया 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग करता है, n का मान लिख दो आप, n लेस देन 6 लिख दो, या लेस देन इक्वल टू 5 लिख दो। और n किससे बिलोंग करेगा, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर ही है ये 1 2 3 4 5, तो n के इसके साथ कर दो, ठीक है। या n लेस देन 6 भी लिख सकते हो आप। लेकिन ये जो चीज़ यहाँ पे आई, ये मैंने इसको लिखा, घात में लिखा, समझ में आ रहा है? अब ये घात में लिखा है तो ये आप लोगों को धीरे धीरे अभ्यास से पता चलेगा कि ये जैसे घात में कैसे आ गए, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई में थे, तो ये बातें आपको धीरे धीरे आप लोग अभ्यास करोगे, वैसे वैसे आप लोगों के दिमाग में ये आने लग जाएगा कि ये किस प्रकार से हो रखे। अब थर्ड सवाल के अंदर आप यहाँ देख सकते हो 5 दिया, फिर 5 का वर्ग 25 हो गया, फिर 5 की घात 3 125 होगी, फिर 5 की घात 4 ये 625 होगी, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इसका जो फंक्शन बनने वाला, यानी कि ये जो अपने सेट बिल्डर फॉर्म में बनने वाला है, इसको आप कुछ भी मान लो, ठीक है, सेट या कुछ भी ABCDF कुछ मानो। तो इसको आप लिख सकते हो 5 की n लिखो, x लिखो, कुछ भी लिखो,
n का मान कितना है, लेस देन इक्वल टू 4 है, जहाँ n बिलोंग करता है कैपिटल N से। यहाँ पे अगले सवाल में आप देख पाओगे, अगले सवाल में 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, डॉट 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 n आ रहा है, आगे डॉट डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब कंटिन्यूसली चलने वाली है। तो इसको कर लेते हैं इधर, इसको अगर यहाँ मैं लिखूँ तो कुछ भी नाम दे दिया, जैसे मैंने इस सेट को, इसको मैं देना चाहूँ तो 2 की 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना, तो यहाँ मैं इसको लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 2n लिख दिया, और जहाँ पे n को मैंने डिफाइन कर दिया कि n मेरा जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से सीधे, क्योंकि n का मान 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट डॉट लगे, इसका मतलब चलता ही जाएगा, तो वो इन्फिनिट तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे 5वां सवाल दिया है, इसको आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ दिया है 1, 4, 3 और ये 100 तक है। इसका मतलब ये क्या चीज़ है, ये 1 है, ये 4 है तो ये 2 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, चलते चलते ये 10 तक का वर्ग है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, लिखने का इसका बनाएंगे अपने, तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x² लिख दिया, क्या लिख दिया, x²। अब ये x किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है, और x की वैल्यू अपने पास आ रही है, x जो है वो 1 से बड़ा है और इक्वल है, छोटा है और इक्वल किसके साथ है, 10 के साथ, और x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो इस प्रकार से हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसका बना लिया। ठीक है, आप कोई और भी बना सकते हो, लेकिन इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। समझ में आपके आ गया होगा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है निम्नलिखित समुच्चयों के, ये थोड़ी गलत है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि हमें सूची बनानी इनकी है। एक तरह से आप ये मान सकते हो कि ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, अब हमें इसका रोस्टर रूप या लिस्ट यानी कि सदस्य बनाने है, रोस्टर रूप में लिखना है, इनको रोस्टर रूप में लिखना है। तो आप इसको मैं यहीं लिख दूं क्या, नहीं इधर ही लिखते हैं, क्योंकि जगह इधर ही पूरी नहीं आएगी। अब 5वें के अंदर अपने यहाँ लिखते हैं, ये तो ये पेन चेंज नहीं होता बस, ठीक है। 5वें के अंदर अपने लिखे हैं पहला सवाल, तो इसने लिखा है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, ये क्लरिकल मिस्टेक है, ये प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है। एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या अपने जानते हैं, प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती है अपने पास 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिट तक। इसका मतलब विषम लेनी है, विषम लेनी है तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ये डॉट 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 चलती जाएंगी। दूसरा पार्ट इसका 5वें का देखते हैं, तो यहाँ आ रहा है कि x एक पूर्णांक है जो -1/2 से लेके 9/2 तक है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, तो कि जैसे -1/2 से बड़ा क्या आएगा, -1/2 से बड़ा
पूर्णांक जो है वो अपने पास पहला बड़ा पूर्णांक तो अपने पास एक तो आने वाला है 0, क्या आएगा 0, फिर आएगा 1, 2, 3, 4, इतने आएंगे, क्योंकि पांचवा नहीं आएगा, है ना। ये कितना 9/2 का मतलब क्या है, 9/2 का मतलब एक तरह से ये 4.5 ही है। 4.5 से छोटा छोटा लेना है तो वो 4 ही रहा, ठीक है। तो ये 0 से लेके 4 तक आ जाएंगे। अब इसके बाद अगला सवाल अपने देखें तो अगले सवाल में हमें दिया है x एक पूर्णांक है जहां x² का मान < 4 है, पूर्णांक है और 4 से क्या है छोटा है। तो पूर्णांक अपने ले लेते हैं, पूर्णांक का मतलब छोटा है तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का वर्ग 0 ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। अब 3 का वर्ग अपने नहीं ले सकते, तो इतना ही आएगा। और उसके बाद अगला अपना चौथा सवाल आ गया। चौथे सवाल में दिया है, चौथा का छठा सवाल, इसमें दिया है x सच दैट x इस प्रकार से कि लोयल शब्द का अक्षर है। तो इसमें कौन कौन से बनेंगे, इसमें बन जाएंगे LOYA, L रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं L हमारे पास नहीं है, एक बार ही आएगा LO, ये O थोड़ा सही ढंग से बनाओ, OY और A ये आ जाएंगे। उसके बाद आगे देखें x सच दैट इस प्रकार से कि x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब 31 दिन नहीं होते हैं 12 महीनों में से वो कौन कौन से महीने हैं आप लोग जानते हो, वो महीने अपने को यहाँ पे लिखने हैं। तो कौन कौन से नहीं होते, पहला महीना तो फरवरी वाला नहीं होता, फरवरी के बाद मार्च 31 का होता है, फिर अप्रैल नहीं होता, है ना, अप्रैल नहीं होता, अप्रैल के बाद जून 31 का नहीं होता, जून के बाद जुलाई अगस्त 31 के होते हैं, सितंबर जो है वो 31 का नहीं होता, अक्टूबर 31 का आ गया, उसके बाद नवंबर है वो 31 का नहीं होता, और दिसंबर 31 का होता है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 महीने आ गए। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चले हैं। तो आगे वाला सवाल है कि x अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब k से पहले आने वाले व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। k से पहले आने वाले व्यंजन की अपने बात करें तो a आ जाएगा, a नहीं आएगा क्योंकि a तो अपने पास स्वर हो गया ना, तो b आएगा, b आ गया, c आ गया, d आ गया, e नहीं आएगा क्योंकि e भी एक स्वर है, a e i o u, ये a e i o u ये जो है ये स्वर होते हैं, हमें ये नहीं लेने इसके अंदर। तो d आ गया, e के बाद f आ गया, g आ गया, h आ गया, i नहीं आएगा, फिर j आ गया। अब k से पहले लेने तो ये इतने ही आएंगे, इतने रहेंगे, ठीक है, समझ गए, ओके। उसके बाद आगे हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है, बाईं ओर के रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर में समुच्चय निर्माण में लिखित समुच्चयों को सही से मिलान करना है, आपस में मिलान करना है। तो देखो
यहाँ पे 1 2 4 6 लिखा है। पहले तो ये जो मैथमेटिक्स लिखा है, इस मैथमेटिक्स का मिलान इस मैथमेटिक्स वाले से कर देते हैं, क्योंकि ये दिख ही रहा है, क्योंकि ये जो लिए गए हैं MATH वो इसी से लिए गए हैं। अब दूसरा इधर पे आ जाते हैं, यहाँ से चलते हैं। x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 में भाग जाने वाले अभाज्य कौन कौन से हैं? 2 और 3 है, तो ये 2 और 3 इसके साथ मैच हो गया। x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, 10 से कम होनी चाहिए और विषम होनी चाहिए। तो विषम 1 3 5 7 9। अब ये जो है ये इसके साथ मैच हो गई, ठीक है। बाकी बचा ये 1 3 6। x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं भी हैं और 6 की भाजक हैं। तो इस प्रकार से ये सारे मैच हो गए। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने समुच्चय प्रश्नावली समुच्चय वाला जो चैप्टर है इसकी अपनी 1.1 एक्सरसाइज आज पूरी कर ली है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी और आप इसे घर पे एक बार रिवाइज ज़रूर करें, है ना। आप इसे अपना जो नोटबुक है उसमें इसको अच्छी तरह से एक बार और करके देखें। तो अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में दोस्तों, अगर आप में से किसी ने अगर मेरा ये चैनल डिजिटल मैथ्स क्रांति अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।